तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एनडीए लेक्चर सीरीज में। तो दिस इज एनडीए लेक्चर सीरीज जिसमें मैंने पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ाया है डेप्थ में। हर एक टॉपिक जो एनडीए का जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ टॉपिक को ऊपर से टच ना करें, लेकिन उसके अंदर क्या है वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का पहला वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं कि हमारे एनडीए में क्या क्या आता है। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो एनडीए मैथमेटिक्स में आपका इसमें एनडीए कवर है और एयरफोर्स का सिलेबस भी ऑलमोस्ट वही है, कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं तो दैट वो मैं कवर करूंगा लास्ट में, है ना। नेवी में भी यही आएगा तो उसका सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं। तो सिलेबस आप सब लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना, कुछ कुछ पार्ट्स। तो जनरली देखिए इसमें सिलेबस में क्या क्या है। स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे सिलेबस एलजेब्रा है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, ट्रिग्नोमेट्री है, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3D, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत अच्छे टॉपिक हैं, है ना। और सिंपल है, एनडीए में ज़्यादा टफ नहीं आता है, सिंपल आता है। सिंपल क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए, है ना, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप आराम से कर सकते हो। अब इसमें जनरली क्या होता है कि टीचर्स फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं एलजेब्रा से, लेकिन एलजेब्रा एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना। आपने 11th-12th में अगर पढ़ा है ना, नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ेंगे आप, है ना। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो इसमें क्या होता है, लास्ट में अगर आप मान लीजिए इसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूले वगैरह तो सिंपल तो है एज सच, लेकिन लास्ट में जाके आपको फिर से इसको रिवाइज करना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं एलजेब्रा से स्टार्ट नहीं करूंगा, उसका कुछ बेसिक जो है वो मैं जरूर कवर करूंगा, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस से, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरेस्टिंग तो है एज वेल एज इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं है याद करने के लिए, है ना, और ज्यादातर क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके क्वेश्चंस को हम आराम से कर ले जाएंगे और बाद में इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन इजी है और उसका यूज भी कई जगह पर है, जैसे लिमिट्स हैं। तो लिमिट्स के कई सारे क्वेश्चंस, 80% ऑफ द क्वेश्चंस आपके डिफरेंशिएशन के लॉपिटल रूल से, अगर आपने नाम सुना हो, उससे सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सीरीज में सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन कवर करूंगा, उसके बाद लिमिट्स का टॉपिक है दैट आई विल कवर, और फिर उसके बाद जो सबसे हमारा हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, है ना, उस पर आएंगे। और इस तरह से स्लोली इसमें सारे लेक्चर्स, है ना, सारे लेक्चर्स, सारे टॉपिक एकदम डेप्थ में एकदम पढ़ाने वाला हूं कि इस तरह से कि उस क्वेश्चन को जितनी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या उसकी ट्रिक्स हो सकती हैं, है ना, जिससे आंसर तुरंत आ पाए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। ऑप्शंस को देख के, ऑप्शंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये आप सब्जेक्टिव की तरह मत सॉल्व करें। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप देखिए कि ऑप्शंस क्या है। कई सारे तो क्वेश्चंस ऑप्शंस देख के बहुत आसान हो जाते हैं, है ना। तो ऑप्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं बता सकता हूँ कि 50% ऑफ द क्वेश्चंस आपके जितने भी आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, अगर आप ऑप्शंस देख के करते हैं तो दैट विल बी लिटिल मोर सिंपलर, ठीक है। तो ऑप्शंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस हम देख के चलेंगे और उस तरह से पढ़ेंगे, है ना। और टॉपिक्स को मैंने एनडीए लेवल तक तो कवर किया, उससे थोड़ा सा ऊपर कवर किया है ना, थोड़ा सा ऊपर किस लिए, ताकि एनडीए लेवल आपको थोड़ा सिंपल लगे, है ना। तो जितनी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, जो जो उसकी ट्रिक्स पॉसिबल है ना, और किस तरह से सिस्टमैटिकली आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है और किस तरह से सोचना है, वो इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूला याद कर लिया, क्वेश्चन आ गया और आपने सॉल्व कर दिया, तो दैट विल आल्सो गिव द आंसर। लेकिन अगर आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, अच्छा फॉर्मूला है, ऐसे इसका थोड़ा बहुत प्रूफ है, उसका थोड़ा आइडिया है, तो अगर आप उस आइडिया के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको आराम से कर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करें, लेकिन जैसा जानते हैं कि फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो कुछ एलजेब्रा की बेसिक चीज़ें हैं, जैसे रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, सेट क्या होता है, वो सारी चीज़ें एक लेक्चर में या स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं कवर करूँगा, जो आगे आपको ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सिलेबस में देख सकते हैं जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज निकालते हैं, फंक्शन से आ जाता है वो, है ना। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होते हैं, 1 ऑन 2 फंक्शन होते हैं। उसमें जैसा मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन किस किस तरह के, तो इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, टेंजेंट होता है, और डेरिवेटिव ऑफ सम, प्रोडक्ट, कोशेंट रूल, चेन रूल, है ना, लॉग डिफरेंशिएशन हो गया, और एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन हो गया, और इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन हो गया। तो इस तरह की सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं अच्छे से।
और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिमिट्स है, तो उसमें क्या क्या टाइप्स ऑफ लिमिट होती हैं, LHL RHL का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट, कभी कभी आपको सिर्फ एक साइड लिमिट से आंसर निकालना पड़ता है, और उसमें लॉपिटल रूल कैसे लगाते हैं, और कभी कभी सीरीज के फॉर्म में भी आ जाता है कि sin x को एक्सपैंड करके cos x को एक्सपैंड करके। तो जस्ट बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ कि उसको काफ़ी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लिमिट्स। और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th-12th में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि ये हर एक चैप्टर में आता है। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके 4-5 क्वेश्चंस हैं, है ना। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है ना, जो आपने पहले पढ़े होंगे, प्रूव दैट, तो उससे रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और फिर उसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस है, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस पर अच्छे क्वेश्चंस है ना, तो दैट इज ऑल्सो इज देयर। और फिर उसके बाद एक और टॉपिक है जो शायद ना पढ़ा हो, दैट इज सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, है ना, उससे भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, सो दैट ऑल्सो विल कवर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑल्सो अनदर टॉपिक, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं इसमें, ठीक है। और एलजेब्रा में फिर उसके बाद आएंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह हो गया, है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, ये भी एक अच्छा टॉपिक है जो एकदम सेपरेट है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें इधर उधर के नहीं लगते हैं, तो इसको आप पढ़ लेंगे तो ये आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो फिर स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी है, और जैसा मैंने बताया ये एनडीए का सिलेबस है, ठीक है, एनडीए का सिलेबस है। और इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं जो नेवी के सिलेबस में, जो एक्स ग्रुप है जिसमें मैथमेटिक्स आता है, तो उसमें कुछ और टॉपिक्स हैं, तो दैट आई विल कवर, क्योंकि एनडीए वाला सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपका एयरफोर्स वाला भी खत्म हो जाएगा, और नेवी में भी आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस सीरीज को प्रॉपरली अटेंड करते हैं, इस सीरीज को अगर आप प्रॉपरली अटेंड करते हैं, तो आई कैन गारंटी कि आप उसको एनडीए को बहुत अच्छे से फोड़ सकते हैं। अब सर क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें ना, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी बुक हैं, पाथ फाइंडर है, RS अग्रवाल है, और भी बहुत सारी बुक्स लोग लगाते रहते हैं। तो मेरा सजेशन ऐसा है, जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, RS अग्रवाल इज़ अ गुड बुक। तो RS अग्रवाल अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसमें आपके सारे वैरायटी के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो आप देखेंगे उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरी दिया हुआ है, तो थ्योरी तो ऐसे जो उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको वो सिलेबस बताने के लिए है। और स्टार्टिंग में हर एक टॉपिक में आपको करीब 50 से 60, 70, 80, किसी में 100-150 क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, कोई टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा, तो मैं RS अग्रवाल से जनरली होमवर्क मैं दूंगा, जिससे अराउंड 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस, और फिर नेक्स्ट क्लास में उसके जो भी डाउट्स होंगे दैट आई विल टेक। तो आप भी उसको उसके साथ ट्राई कर सकते हैं, है ना, और जो भी डाउट्स होंगे मोस्टली आपके सारे डाउट्स क्लासेस में कवर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में सिर्फ क्लासेस नहीं है बट डाउट सेशंस भी हैं, है ना, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेक्चर्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो उसकी वजह से आपका टॉपिक को एकदम अच्छी क्लैरिटी नहीं आएगी। तो इसलिए इस सीरीज में डाउट सेशंस भी कवर्ड है ना, ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह पूछेंगे उसको, सो दैट विल कवर इन दिस। ओके, दैट्स ऑल। तो दैट वाज द सिलेबस जो हम पढ़ने वाले हैं, किस तरह से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स जो स्टार्टिंग के हैं वो हम अभी देख लेते हैं, है ना, ताकि हमारे आगे काम आएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज सेट थ्योरी, ठीक है, सेट्स। तो कुछ बेसिक जो हमें ज़रूरत है बस वही है ना। तो सेट क्या होता है? एक कलेक्शन होता है ना। कलेक्शन लिखने का तरीका क्या होता है इसको, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला, तो सबसे पहली बात कि ये कलेक्शन होता है ना, काइंड ऑफ कलेक्शन। जैसे कलेक्शन ऑफ पेन हो गया, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, है ना, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स हो गया। तो इस तरह का कलेक्शंस होता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? करली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर बोल दिया कि भाई कलेक्शन ऑफ 10 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहले 10 नेचुरल नंबर्स, तो कैसे लिखेंगे? करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। और इस सेट का एक नाम दे देते हैं, क्योंकि हर बार हमें यहाँ यूज करना है, तो ये पूरा नहीं लिखते रहेंगे ना, टाइम लगेगा इसको लिखने के, तो कैपिटल लेटर से जनरली इसका नाम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है सेट, और इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड हैं। तो ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, है ना। रोस्टर फॉर्म होता है। इसका एक और नाम होता है, एक और नहीं, दो और नाम होते हैं। इसको लिस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, लिस्ट फॉर्म। रोस्टर क्या है? ये साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था सेट का जो ये वाला फॉर्म है लिखने का तरीका, इसलिए उसको उसके नाम पर दे दिया, दैट इज रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और इसको लिस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, या फिर इसको टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये तीन वैरायटीज है, ठीक है। सेम चीज को एक दूसरे मेथड में लिखा जा सकता है, जिसका नाम होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब ये काइंड ऑफ कोड वर्ड होता है, जिसको देख के आप सेट को बिल्ड कर सकते हो। कैसे लिखा जाता है? अब बिकॉज सेम सेट है इसलिए नाम सेम रहता है, ठीक है।
हम क्या करते हैं, इसके जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट को एक वेरिएबल से मान लेते हैं, है ना, जितने भी एलिमेंट हैं सारे वेरिएबल को, सारे एलिमेंट्स को, जितने भी नंबर्स हैं उसको एक वेरिएबल से और जनरली x से मानते हैं, ठीक है। तो ये जो x है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये एक साइन होता है कॉलन का जिसको बोलते हैं सच दैट, ऐसे पढ़ते हैं सच दैट, ताकि बार बार सच दैट ना लिखना पड़े, इसलिए ये साइन लगा देते हैं, ठीक है। x सच दैट। अब x कैसा है, तो x कैसा है पता कैसे चलेगा, है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि पहले 10 नेचुरल नंबर लिखे हैं, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है भाई। नेचुरल नंबर, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है, कितने नेचुरल नंबर है, वो तो बहुत सारे होते हैं, स्टार्टिंग तो 1 से होता है, लेकिन कब रोकना है वो भी बताना पड़ेगा, नहीं तो लिखते जाएंगे। तो क्या करना है हमें, x इज लेस देन इज इक्वल टू 10, या आप लिख सकते हैं x इज लेस देन 11। तो इसको देख के कोई भी बता सकता है कि ठीक है ये एक वेरिएबल है, ये क्या है, नेचुरल नंबर जैसे हैं और 10 तक जाना है, तो 1 से लेकर 10 तक नंबर की बात हो रही है, ठीक है। इसको फायदा क्या हो, मान लो ये 100 तक होते हैं, है ना, तो आपको ये 100 तक लिखना पड़ता है, लेकिन इस फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ क्या कर देना, 10 की जगह 100 कर देना बस, है ना। तो लिखने में आसानी होती है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसके भी 1-2 नाम है जिससे पूछा जाता है, तो इसको और बोलते हैं रूल मेथड। दिस इज ऑल्सो वन मोर नेम, रूल मेथड, है ना। रूल, एक तरह का रूल लिखा है आपने जिससे सेट बताते हैं। ओके, ठीक है। तो ये पहला आपका टॉपिक था कि सेट क्या होता है। अब कई तरह के सेट्स होते हैं, एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना है ना, उसको बोल देते हैं एम्प्टी सेट। और फिर इसके अलावा होता है आपका एम्प्टी सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। तो टाइप्स ऑफ सेट जो हम अलजेब्रा पढ़ेंगे उसमें डिटेल में मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ, अभी इसकी ज़रूरत थी ताकि इसको देख के कंफ्यूज ना हो कि क्या लिखा है ये सर, है ना। तो सेट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इससे इसी से रिलेट करके एक और टॉपिक इसके अंदर जो आता है दैट इज इंटरवल। इंटरवल, इंटरवल क्या होता है, इंटरवल तो आप लोग जानते हैं क्या होता है ना, लंच ब्रेक। तो लंच ब्रेक नहीं है, तो इंटरवल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि ये नंबर लाइन है, ठीक है, और ये 1 है और 2, आपसे पूछा जाए एक और 2 के बीच में, चलो 1 और 3 लेते हैं, बताइए इसके बीच में कितने नंबर हैं। 1 नंबर है, क्या है वो नंबर, 2। अच्छा, मुझे तो बहुत सारे दिख रहे हैं, 1.1, 1.11, है ना, 1.120, 2.1। ये थोड़े बोला मैंने कि नेचुरल बताइए, बस बहुत सारे नंबर है ना। तो अब इतने सारे नंबर को सेट के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, इतने सारे नंबर्स को सेट के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, उसका तरीका होता है ये इंटरवल। तो 3 वैरायटी होती है इसमें। पहली वैरायटी जिसका नाम होता है दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ये किस चिड़िया का नाम है, तो देखिए ये क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है ये आपने पढ़ा है ना। x कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 3 तक है। इक्वल का साइन लगा है मतलब x 1 भी है और x 3 भी है। इसी चीज को एक नया तरीके से लिखने को बताया गया है इसमें। तो वो क्या होता है कि आप 1 से 3, छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर बाद में, और ये साइन लगा देते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल मतलब बंद है, बंद है मतलब 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो जहां पर इस तरह का साइन लगा है ना, तो इसमें आपको बताना है 1 से 3 के बीच के सारे नंबर हैं, लेकिन 1 भी है उसमें और 3 भी उसमें। तो यहाँ ऐसा साइन जहां पर आ जाता है मतलब वो नंबर इंक्लूड हो जाता है। और क्लोज्ड इसलिए इसको क्लोज्ड बोलते हैं कि बंद है, बंद है मतलब ये दोनों भाग नहीं सकते, मतलब अंदर है इंटरवल के, है ना। और इसी को इसको बनाने का तरीका ऐसे होता है, रिप्रेजेंट अगर करना चाहें तो बस, चलो रिप्रेजेंटेशन की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी आज सच, ठीक है। सेकेंड, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब दोनों तरफ से खुला हो, ठीक है। तो इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसी चीज को नहीं, मतलब ये डिफरेंट चीज है, उसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 से लेकर 3 तक। तो इसमें आपको पता है कि x 1 से लेकर 3 तक है, लेकिन 1 नहीं है और 3 भी नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख देंगे, 1 से लेकर 3, तो स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। तो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है ओपन इंटरवल। ओपन मतलब ये ओपन है, मतलब ओपन है मतलब यहाँ 1 भी नहीं है, 1 भी भाग गया और 3 भी भाग गया। तो 1 से लेकर 3 तक के सारे नंबर हैं, लेकिन 1 नहीं है और 3 नहीं, और हमें यहाँ दिख रहा है इक्वल लगा होता तो भाई 1 होता, लेकिन इक्वल नहीं लगा है तो 1 नहीं है, और इसी तरह से 3 भी नहीं है। और फिर एक तीसरी वैरायटी जो आती है दैट इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, कुछ भी बोल दीजिए, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल इसी, अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो एक ये वैरायटी हो जाती है
और एक ये, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए, तो 1 से लेकर 3 तक है, 1 इंक्लूडेड है इक्वल लगाएं तो ये वाला साइन लगे, इंक्लूडेड है मतलब ये वाला साइन, और ये इंक्लूडेड नहीं है तो ये वाला साइन, है ना, दोनों मिक्स करके भी आ सकते हैं। और इसी तरह से आप यहाँ पे भी बता सकते हो कि 1 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 3 इंक्लूडेड है। तो एक तरफ खुला है एक तरफ बंद है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो कौन सा सेमी ओपन है कौन सा सेमी क्लोज्ड है, किसी को कुछ भी बोल दीजिए ना, दोनों एक ही चीज़ के नाम है, ये सेमी ओपन भी है सेमी क्लोज्ड भी है, ठीक है। तो ये सेट की डेफिनेशन थी कि सेट की डेफिनेशन थी और किस तरह से सेट को इंटरवल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल्स कुछ थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं, जो डोमेन है, रेंज है, कैसे निकाला जाता है, that we'll see in another video. So wish you all the best and keep studying these videos, and I guarantee you that you can do something which you may not expect or you may not imagine, and you can create wonders. Thank you very much. All the best.